की बेसिक आपकी डेफिनेशन के एरर की एक बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो अगर आपको एरर की बेसिक डेफिनेशन जाननी है तो आपको पता लगना पड़ेगा होगा कि एक होती है इस दुनिया में एक्चुअल वैल्यू चीजों की, और एक होती है एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू या इसे हम कैलकुलेटेड वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, मान लो किसी इंसान ने ओशन की डेप्थ आपकी है, मान लेते हैं 2.9 किलोमीटर, पर उसने निकालने गया कोई बंदा, एक्चुअल ये है हमने लाइट से निकाली है, लाइट को डाला अंदर, और लाइट जितनी देर में रिफ्लेक्ट होकर वापस आई उससे हमने निकाल लिया ये। और किसी ने खुद से कैलकुलेट करी, थोड़ी बहुत गलती हुई उसकी, तो उसने ओशन की डेप्थ निकाली 2.6 किलोमीटर, इसने 2.9 निकाली, इसने 2.6 निकाली। तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है या नहीं है? ये एक्चुअल वैल्यू है ओशन की डेप्थ की, और ये वाली है किसी ने एक्सपेरिमेंट या खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश की, इंची टेप से मान लेते हैं। तो दोनों में जो डिफरेंस है उससे हम बोलते हैं एरर। एरर का मतलब है कि एक्चुअल वैल्यू, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू, जो कि आपकी आएगी 2.9 माइनस 2.6, इट विल बी 0.3 किलोमीटर। तो एरर हम बोल सकते हैं द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट पॉसिबल। एकदम एग्जैक्ट फिजिकल क्वांटिटी की क्या निकालना, वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल, it is the difference between actual value and measured value. It is the difference between actual value and measured value is called error. एरर समझ में आया क्या है? जैसे कि आपकी एक पर्टिकुलर एक्चुअल वैल्यू है, जैसे ग्रेविटी की एक्चुअल वैल्यू हम ले लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हम लोगों ने जब निकाली तो हमारी 9.9 आई, तो कितने का एरर हुआ? बताओ। 9.8 एक्चुअल है और हमने निकाली 9.9, तो इन दोनों में डिफरेंस जो है वही आपका एरर होगा। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू। तो ये हमारी आ जाएगी 0.1, हमारा एरर हो जाएगा। सही है। जो बच्चे अभी नए हैं उनको बता दूं कि आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉल्ड एरर, और एरर का मतलब आप लोगों को बता दूं कि एक होता है जो एक्चुअली में वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो वैल्यू, और एक वैल्यू होती है जो आप एक्सपेरिमेंट से खुद निकालते हो। एक्चुअल वैल्यू है, मान लो सन से हीट आने वाली एक्चुअल वैल्यू है 1000 जूल, और आपने निकाली 999 जूल, तो उन दोनों में जो डिफरेंस आया एक्चुअल में और आपने जो निकाली, तो उस केस में वो ही आपका एक जो छोटा सा चेंज आता है उसी को एरर बोलते हैं। अब एरर को हमने निकालने के अलग अलग तरीके होते। हाँ, इसमें साइन का तो कोई वो नहीं होता ना इशू? नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं। और मैं आपको आज पहले ही एक बात बता दूं, एरर अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट, पर मैं पहले ही आपको बता दूं, एरर ऑलवेज ऐड, ये अपने दिमाग में याद रखना है, एरर ऑलवेज ऐड। फॉर एग्जांपल, आपने पहले 0.1 की गलती की किसी कैलकुल वैल्यू को निकालने में, आपकी वैल्यू आई 999 और असली वैल्यू थी 1000, तो आपने 0.1 कम निकाला। ठीक है, आपने 999 निकाला और एक्चुअल वैल्यू 1000 थी। अब क्या हुआ कि आपने 0.1 की गलती की पहले, अब आपने फिर से निकाला, तो आपने निकाला 1001 1001, और एक्चुअल वैल्यू अभी भी 1000 है, तो अब आपने प्लस में गलती करी। पिछली बार माइनस में गलती करी थी 0.1 की, और अब आपने प्लस में गलती की है। पर लोग बोलते हैं प्लस माइनस तो कट जाएगा, हमारा आंसर सही हो गया। क्या ये बात सच है? दोनों केस में आपका आंसर सही हो जाएगा। एक बार आपने कम निकाला, एक बार ज्यादा निकाला, कहते हैं एरर उस दोनों केस में ऐड ही होगा, और आपकी टोटल गलती काउंट की जाएगी 0.1 पहले, 0.1 बाद में, 0.2 पहले आपने प्लस में की थी, फिर आपने बाद में माइनस में की, पर ओवरऑल आपकी जो वैल्यू है वो कटेगी नहीं, आपकी एरर डबल हो जाएगा कि आपने 2 बार गलती की है, पहले आपने माइनस में की थी, फिर आपने प्लस में की। तो एरर ऑलवेज ऐड, अपने दिमाग में ये वाली बात याद रखना। तो कोई बेसिक डेफिनेशन बताए एरर की? इट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। इट इज द डिफरेंस बिटवीन
मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, इट इज कॉल्ड एरर। कोई दिक्कत एरर को समझने में आपको? सर ठीक है ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड बात कि एरर्स के टाइप क्या क्या है। एरर के टाइप क्या क्या है? हम बेसिकली एरर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। एक होता है आपका, एक तो सिस्टमैटिक एरर हो गया, दूसरा आपका होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, रैंडम एरर। इसका भी एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। और एक होता है आपका ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर वो होती है, ये आपको बनाना भी है, ये आपको बनाना भी है, which can be corrected, which can be corrected and calculated, which can be corrected or calculated and calculated, which cannot be corrected but calculated. May or may not be corrected or calculated. तीनों लिख लो आप। अब हमारे एरर कितने टाइप के होते हैं? तो हमारे एरर ओवरऑल हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। एक वो जिसे हम आराम से निकाल सके और सही भी कर सके, जिससे हम निकाल भी सकते हैं, हमने गलती की, हम उस गलती को सही भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे ऐसे एरर जिनको हम निकाल तो सकते हैं कि हमने गलती की, पर उसे कभी सही नहीं कर सकते। और तीसरा एरर ऐसा एरर होता है जिसका या तो पता चलता है या तो नहीं चलता, या फिर हम इसे सही कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मतलब ये ऐसा एरर होता है जो बहुत ही ज्यादा क्या रहता है, ये बहुत ही ज्यादा आपका अनसर्टेन रहता है। अनसर्टेन मतलब ठीक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो 3 टाइप के एरर आप लोग लिख लो। लिख लिया किसी ने? Systematic error, random error and gross error, which can be corrected, which cannot be corrected, which may or may not be corrected. अब तीनों का मैं एग्जांपल देता हूं आपको, तीनों के एग्जांपल आपको मिलते हैं। मान लो कि कोई बंदा एक इंजन बना रहा है, एक इंजन बना रहा है जो गाड़ी के अंदर फिट करना है, एक इंजन बना रहा है जो गाड़ी के अंदर फिट करना है। अब उसने इंजन बनाया, पर इंजन गाड़ी के साइज से बड़ा बना दिया। गाड़ी का जो साइज रहना है, सारी गाड़ियों का साइज सेम रहता है। जैसे आप i10 गाड़ी लोगे तो सारी गाड़ियों का साइज सेम होगा, पर उसने वो इंजन गाड़ी का जो साइज था उससे बड़ा बना दिया। तो बताओ उसने कौन सी गलती की है, कौन सा एरर किया है? बताओ, कोई बता नहीं रहा। रैंडम एरर क्यों? कोई और ट्राई करना चाहे? ग्रॉस, जो ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप इसमें मानते हो। वैसे मैं बताऊं, ये एक ऐसा रैंडम एरर कर दिया है उसने, ये एक रैंडम एरर है। उसका मतलब है ये इंजन एक बार बना दिया, इंजन उसने एक बार बना दिया, पूरा डिजाइन कर दिया, बना दिया। अब आप उसे सिर्फ देख सकते हो कि मैंने गलती कितनी करी है, आप सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हो। देखो इसमें लिखा हुआ है विच कैन नॉट बी करेक्टेड, विच कैन नॉट बी करेक्टेड बट कैलकुलेटेड। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने गलती करी है, पर आप उसे ठीक नहीं कर सकते। अब आप उस ठीक नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी करेक्टर। तो ये एक ऐसा एरर हो गया जिसके अंदर आपने गलती की, उसको पहचान लिया कि मैंने गलती की, पर आप उसको अब क्या नहीं कर सकते, सही नहीं कर सकते उस इंजन को। अगर आपको उस इंजन को सही करना पड़ेगा तो दोबारा रिसाइकलिंग पूरी करनी पड़ेगी, पूरा उसको पिघला के दोबारा करना, फिर तो पूरी एनर्जी दोबारा खर्च हुई और आपका कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं हुआ उससे।
तो ऐसे एरर होते हैं बहुत सारे जिसके अंदर कोई गलती, जैसे कई बार कंपनीज क्या करती है, ढक्कन अलग बनते हैं, मार्कर अलग बनता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, मार्कर के सारे पार्ट्स अलग बनते हैं, ये ऊपर वाली निब अलग बनती है, ये फिर बाद में सारे असेंबल होते हैं, फिर सारे बाद में जोड़े जाते हैं। मान लो कंपनी ने गलती से इन सब का डायमीटर बड़ा बना दिया, बहुत सारे अब मैन्युफैक्चर हो गए ढक्कन, अब वो लग ही नहीं रहे, तो क्या होगा, वो तो पेयर बिल्कुल खराब हो गया, फिर उन्हें रीडिजाइनिंग करनी पड़ेगी चीज़ों की। तो ऐसे एरर भी होते हैं जिसको आप बता तो लगा सकते हो कि आपने गलती की है, पर उसे सही नहीं करा जा सकता, कॉल्ड रैंडम एरर्स। और अगर सही कर सको तो उसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, कि आपने टाइम रहते रहते उसे सही कर दिया, तो कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। सही है, तीनों एरर समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? अब सिस्टमैटिक एरर कैसे होता है, रैंडम एरर कैसे होता है और ग्रॉस एरर कैसे होता है, मैं तीनों का एग्जांपल दे रहा हूं, जल्दी जल्दी समझना कि तीनों का मतलब क्या है। सिस्टमैटिक एरर होता है इंस्ट्रूमेंट की वजह से। जैसे मान लो कि आप कर रहे हो, मान लो कंस्ट्रक्शन, तुम लोगों ने कंस्ट्रक्शन पढ़ी हुई है 10th तक, आंसर नहीं आ रहा, आई होप बहुत आपने कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, बट कई बार क्या है कि आपको कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से आती है, बहुत अच्छे से आती है आपको, मतलब आपने बहुत बार प्रैक्टिस कर रखी है, एक क्वेश्चन की कम से कम आपने 10-20 बार प्रैक्टिस कर रखी है। अब होता क्या है कि आपको किसी ने, आप स्केल ले जाना भूल गए, सही है, स्केल ले जाना भूल गए, क्लियर है, आपके दिमाग में था स्केल ले जाना है पर आप भूल गए, तो आपने पहुंचे एग्जाम सेंटर और किसी और से स्केल लिया, उस बंदे ने आपको स्केल पता है कैसा दिया, कुछ होता है ना स्केल पे नंबर मिट जाते हैं और उबड़ खाबड़ सा हो जाता है, मतलब उससे लाइन खींचने पे स्ट्रेट लाइन नहीं आती, थोड़ी ऐसे ऐसे हो जाती है। किसने देखा हुआ ऐसा स्केल? किसी ने भी नहीं? चलो देखो, हाँ, तो मान लो आपका स्केल की जो ऊपर का शेप है वो खराब हो गई है, इतना पुराना स्केल है, ज्यादा करने पे यार वो थोड़ा सही स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, अब क्या होगा, अब आपकी गलती है इसमें या इंस्ट्रूमेंट की गलती है? इंस्ट्रूमेंट की गलती है, ठीक है। मान लो आपको अब आपको बहुत अच्छे से ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करना आता है, आपको अच्छे से एमीटर लगाना आता है, आपको अच्छे से वोल्ट मीटर लगाना आता है, ज्वाइन करना आता है, सब कुछ आता है आपको, पर आपको स्कूल में एक्सपेरिमेंट के लिए एपरेटस ही गलत मिले, एमीटर खराब मिला, वोल्ट मीटर फूका हुआ था, तो बताओ इसमें किसकी गलती? हाँ, इंस्ट्रूमेंट की। अब दूसरा ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं, अब आपको बैटरी सही मिली है, आपको स्कूल में बैटरी सही दी है, एमीटर वोल्ट मीटर सही दिए हैं, सही है, आपने क्या करा, जहां एक्चुअली में क्या होता है, जो रेड होता है ना, रेड, उस पर एक रेड साइन होता है, एक ब्लैक साइन होता है, रेड से पॉजिटिव को जोड़ते हैं और ब्लैक से नेगेटिव को जोड़ते हैं, रेड से पॉजिटिव को और ब्लैक से नेगेटिव को जोड़ते हैं। अब आपने क्या करा पता है, उल्टा जोड़ दिया, आपने रेड से, जो रेड है उस पे आपको कौन सा जोड़ना था, रेड पे आपको जोड़ना था पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, और आपने उल्टा जोड़ दिया और वो चीज फूक गई। अब वो फूक गई, क्या वो दोबारा ठीक हो पाएगी? उसके तो वायर सारे जल गए अंदर के, तो ये आपने गलती कर दी। अब आप बता तो सकते हो कि मैंने गलती करी है, पर उसे ठीक नहीं कर सकते, तो वो रैंडम एरर में आ गया। क्लियर है? तो सिस्टमैटिक एरर एक होता है इंस्ट्रूमेंट की वजह से, एक होता है इनपरफेक्शन इन टेक्निक की वजह से, इनपरफेक्शन इन टेक्निक की वजह से। मैंने इसके अंदर लिखा हुआ भी है कि इनपरफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या फिर प्रोसीजर। आप ये बोल सकते हो कि इनपरफेक्शन, पहला तो होता है इंस्ट्रूमेंट की वजह से, दूसरा होता है इनपरफेक्शन इन टेक्निक या फिर प्रोसीजर। चलो मैं प्रोसीजर लिख देता हूं तुम्हारे, या टेक्निक, कुछ भी, मतलब आपका जो ऑर्डर वाइज आपको करना चाहिए जो चीज, वो गलत है। अब क्या केमिस्ट्री में भी ये गलती हो सकती है कि आपको क्या करना था, एक लीफ लेनी थी, उसके ऊपर पहले अल्कोहल डालना था और उसके बाद उसके ऊपर डालना था सोडियम, पर आपने क्या कर दिया, पहले सोडियम डाल दिया और बाद में क्या डाल दिया, अल्कोहल डाल दिया। तो गलती इसमें किसकी है? आपको जिसने नमक और वो दिए, सोडियम और अल्कोहल दिया, उसकी गलती है या आपकी खुद की गलती है? ये तुम लोगों की गलती है, और तुम लोग एक सिस्टम से नहीं चल रहे हो।
एक सिस्टम था उसको तुमने खराब कर दिया, जिस वजह से सही रिजल्ट्स आ नहीं रहे, और फिर हम बोलते हैं कि यार एरर हो गया। तो एरर होने के पीछे आपकी गलती है और आपने सही से चीज़ों का यूज़ नहीं किया इस केस में। तो इसमें आपने टेक्निक और प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। कभी आपने सुना है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हुए लिखते भी थे कि ये करना है पहले? प्रोसीजर याद है किसी को? लिखते हुए ऐसे लिखते थे एक्सपेरिमेंट में? नहीं। चलो अच्छी बात है। फिर तीसरा इसके अंदर होता है आपका, वो होता है आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर में एक्सटर्नल फैक्टर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल फैक्टर ये है कि टेम्परेचर सही नहीं है, सही है, हवा सही नहीं चल रही। मान लो आपको प्लेन उड़ाना आता है पर बहुत ज्यादा क्या आ रही है, वहां पे हवा आ रही है, एकदम स्टॉर्म टाइप आ रहा है, बहुत ज्यादा तूफान और बहुत सारी बारिश, ओले सब गिर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा आपके साथ ट्रेजिक हो रहा है। तो बताओ इसमें क्या हुआ, क्या गड़बड़ हो रही है आपके साथ? इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, आपका प्लेन बिल्कुल सही है, आप भी ठीक हो, आपको प्लेन चलाना भी आता है, पर सारी गलती किसकी है? एनवायरनमेंट की। तो सिंपल सी बात है कि एक्सटर्नल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर करता है, जैसे टेम्परेचर, एयर, विंड स्पीड, बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर भी। तो ये होता है तीसरा आपका एक्सटर्नल फैक्टर, जिसके अंदर इन्वायरमेंटल बहुत बड़ी रोल प्ले करता है। आपको समझ में आ गया? सिस्टमैटिक एरर में तीन चीजें फैक्टर होता है, इंस्ट्रूमेंट, इम्परफेक्शन इन प्रोसीजर, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर। कूल? बता ही नहीं रहा कोई। अब आते हैं हम रैंडम एरर के अंदर क्या होता है। रैंडम एरर के अंदर सबसे ज्यादा होता है लीस्ट काउंट एरर। या आपके स्कूल में जब एक्सपेरिमेंट होंगे ना तो सबसे ज्यादा लीस्ट काउंट एरर ही होगा। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? देखो, वो एरर ऐसा होता है कि बहुत ही ज्यादा तुच्चा एरर होता है। आपका एमीटर है, वो निकाल ही सकता है 0.0 एम्पियर, 0.01 एम्पियर लास्ट। सबसे छोटी वैल्यू वो निकाल सकता है 0.01 एम्पियर लास्ट। पर आप जब करंट निकालने बैठे तो करंट की वैल्यू ये है। आपका एमीटर लास्ट 0.01 एम्पियर निकाल सकता है, पर आपकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0.0005, काफी डीप आ रही है। तो क्या आपका एमीटर निकाल पाएगा इस वैल्यू को? उसकी रेंज ये है, मैंने रेंज बताया था कि एक एमीटर की रेंज ये है 0.01 लास्ट रेंज, पर आपकी वैल्यू उससे भी कम आ रही है। तो बताओ क्या वो लीस्ट जो वैल्यू है, जो लीस्ट रेंज है, उससे भी कम है? कोई बता नहीं रहा। सर दोबारा बताना। देखो मैं बताता हूं। मान लो आपका एमीटर 0.01 एम्पियर तक निकाल सकता है। एमीटर जानते हो ना, करंट निकालने के लिए आता है काम। तो 0.01 एम्पियर तक लास्ट निकाल सकता है, पर आपका लास्ट इतना, अगर उससे कम वैल्यू होगी तो निकाल नहीं पाएगा। पर आपका जो असलियत में करंट है वो तो बहुत कम है, 0.0005। अब बताओ क्या होगा? क्या कुछ रीडिंग शो होगी करंट की? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही? आप दिख गई हो। अब देखो, आप सही है। कोई भी यार बता ही नहीं रहा क्या करना चाहिए, कोई किसी को भी आइडिया नहीं आ रहा। सबको पता है क्या बोलना है, सबको, हाँ सबको ये बोलना चाहिए यहाँ पर कि सर आप कह रहे हो एमीटर लास्ट निकाल ही सकता है 0.01 पे, और हमारी तो करंट उससे भी कम आ रहा है। तो यहां पर अब आपका क्या होगा? लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर का मतलब है जो एक्चुअल वैल्यू है, सबसे लीस्ट वैल्यू है, उससे भी जब चीजें कम हो जाती है तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचता। हमारे पास कोई चारा नहीं होता कि हम कुछ निकाल सके उसे। तो उसे बोलते हैं हर एक चीज की लीस्ट काउंट एरर होता है। फॉर एग्जाम्पल स्केल है, आपका स्केल है वो लास्ट 1 मिलीमीटर तक निकाल सकता है, 1 मिलीमीटर तक। पर अगर 0.1 मिलीमीटर है, 0.1 मिलीमीटर, तो आपका स्केल फेल हो जाएगा, स्केल नहीं निकाल पाएगा उस चीज को। समझ रहे हो? लीस्ट काउंट का मतलब होता है जो एक एपरेटस है, जो आपकी डिवाइस है, जो आपके पास सामान है,
उसकी लास्ट ही वैल्यू इतनी है, लास्ट वो इतना जा सकता है, पर आप जो कैलकुलेशन करना चाहते हो वो उससे भी कम है, तो वहां पर आपका डिवाइस फेल कर जाएगा, जिसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। और वो किसके अंदर कंसीडर किया जाता है? आपका रैंडम एरर के अंदर। क्लियर है? बस बढ़िया है। इसके अंदर एक और होता है कांस्टेंट एरर। मैंने किसी बच्चे को बताया था, लास्ट आप लोगों ने इंटीग्रेशन की किसी ने वीडियोस देखी? देखो अदनान और अनन्या का मुझे पता है, इन दोनों ने इंटीग्रेशन की वीडियो देख ली, और किसी ने देखी तो बताओ। सर मैं वही सोच रही थी कि मैं क्या करना भूल गई, अब आपको पूरा याद आ गया वीडियो देखी। पता है उसके अंदर मैंने इस चीज को अच्छे से समझाया था, मैंने बोला था यार मैथमेटिकल टूल पढ़ लो, क्योंकि पता है उसके अंदर एक चीज आती है, जब हम इंटीग्रेट करते हैं ना तो एक कांस्टेंट हमेशा बच जाता है। दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एक इंटीग्रेशन होता है जो क्या हो, फाइनाइट हो, जो एकदम एक्यूरेट वैल्यू निकालता है, और एक वो होता है जिसमें पीछे सी रह जाता है, और सी की वैल्यू क्या होती है ये पता करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये एक लीस्ट, ये रैंडम एरर के अंदर आता है, जिसके अंदर आप कभी भी इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल पाते, और आपका हमेशा ये कांस्टेंट वाली गड़बड़ रह जाती है। क्लियर है? अगर जिसने तुम लोगों को तो याद होगा, अदनान और अनन्या याद है, कांस्टेंट के बारे में बताया था मैंने। ठीक है, हाँ, उसमें ये एरर रह जाता है, इसीलिए आजकल हम उस इंटीग्रेशन को यूज कम करते हैं, कांस्टेंट वाला। तुम लोगों को ये याद पता होना चाहिए। तो रैंडम एरर के दो टाइप कौन कौन से हैं? लीस्ट काउंट एरर और कांस्टेंट एरर। लीस्ट काउंट एरर और कांस्टेंट एरर। सारी चीजें मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि इसके अंदर मैंने लिख दी ऑलरेडी, ये मैंने भेजा था आज पीडीएफ। और तीसरा आपका होता है ग्रॉस एरर। ये तो बहुत ही यार नॉनसेंस एरर होता है, इसे नॉनसेंस एरर बोलते हैं। ये पता है क्या चीज का एरर है? मान लो कि आपके पास दिमाग भी है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट भी सही है, इंस्ट्रूमेंट निकाल भी बहुत डीप तक वैल्यू सकता है, डीप तक आप चाहो जो कर सकता है वो इंस्ट्रूमेंट। मान लो भगवान ने आपको पावर दी है, सब कुछ कर सकते हो आप, सब वैल्यू निकाल सकते हो, पर हुआ ये कि आप काम करते करते आपका खुद ध्यान भटक जाए, आपका काम करते करते खुद ध्यान भटक जाए, उसे बोलते हैं ग्रॉस एरर। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम क्या करते हैं, ये जिंदगी में सबने अपने गलती करी होगी कि ना कोई नंबर बोला मेरे को किसी ने 9900 फिर 001439। मान लो ये किसी ने मुझे नंबर दिया कि इसे नोट करना है। अब कई बार क्या होता है कि 4 बार जीरो होते हैं ना, तो हम इसको 3 ही बार देख लेते हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल यहां होता नहीं है, और 1439 ऐसे सेव कर लेते हैं नंबर को। और इस नंबर में अब एक जीरो कम रह गया, हमने इस नंबर को देखा फटाफट 99, हमें चारों जीरो अच्छे से दिखे नहीं, हमने 3 जीरो लिख लिए, 1 मोर। तो इस केस के अंदर आपकी एकदम आपने ऐसा एरर कर दिया, जो एरर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां नहीं था, आप कुछ और सोच रहे थे, जिस वजह से कई बार किसी के साथ ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन ही गलत उतर गया। ये सर मेरे साथ हुआ है बहुत बार। ठीक है, तो ये चीज जो होती है इसे कौन सा एरर बोलते हैं कि आई डन ग्रॉस एरर। 3 टाइप का एरर होता है। एक तो इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, मान लो आपका पेन ही नहीं चल रहा है, आप कुछ निकालना चाह रहे हो, पेन ही नहीं चल रहा है। दूसरा आपका क्या है, इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू ही नहीं है, जो आप निकाल सकते हो उससे भी कम, मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट निकाल सकता है 1 एम्पियर, आपकी उससे भी कम वैल्यू आ रही है, तो आपकी तो बहुत ही ज्यादा, आप तो लीस्ट काउंट एरर हो गया। और एक है सब कुछ सही है, पर आपका दिमाग उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम कुछ ऐसा हो गया कि आपने गड़बड़ कर दी। ऐसा हम घर पे बहुत बार करते हैं कि हमें बोलती है मम्मी कि यार ये कांच की ग्लास मत गिराना, ये सामान मत गिराना, ये खाना मत गिराना, पर हम हर बार कर देता है वो एरर। किस किस के साथ ऐसा होता है? मेरे साथ। लाइफ में ये सबके साथ होता है, और आपका एक हफ्ते में 1-2 बार तो हो ही जाता है। दिमाग वही गलती करता है जो उसे मना किया जाता है। अब आते हैं हम एब्सोल्यूट एरर के ऊपर। अब मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाने वाला हूं एब्सोल्यूट एरर के ऊपर। मैंने एरर के 2 पार्ट में डिवाइड करा है। एक एरर है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, ये सब एक तरफ चीजें आती है, और एक होता है एरर पार्ट बी, जिसमें हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, एरर का ये सब करना सीखते हैं।
तो हम एरर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट एरर ए पार्ट और बी पार्ट। आज हम सीखेंगे सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर निकाला, एब्सोल्यूट एरर हम निकालना सीखेंगे। फिर हम निकालना सीखेंगे रिलेटिव एरर, और थर्ड हम निकालना सीखेंगे परसेंटेज एरर। और बी पार्ट में हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्सट्रैक्शन, एडिशन ऑफ एरर और एक पावर ऑफ एरर। दो इसमें होगा मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड पावर ऑफ एरर एंड पावर ऑफ एरर। तो दो पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा ये टारगेट रहेगा, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर को समझना। रेडी हो तुम लोग? अब प्लीज लेफ्ट वेफ्ट मत होना, थोड़ा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है। क्योंकि देखो थर्ड चैप्टर में से कुछ चीजें रिमूव हुई है, तो सेकंड चैप्टर ज्यादा मार्क का है। एक भी चीज रिमूव नहीं हुई, सिंगल चीज इसमें से। ठीक है, तो स्टेप्स लिखो। एरर पार्ट ए, हेडिंग डालो एरर पार्ट ए, और स्टेप 1 लिखते हैं कि हम क्या करेंगे। स्टेप बाय स्टेप करना सीखेंगे कि हमें हर बार एक स्टेप करना है। तो स्टेप 1 लिख रहे हो तुम लोग, मेरे साथ लिख रहे हो ना सारे? हाँ, पर यार पूछ तो लूं किसी को, अब दिख नहीं रहा होगा। ये स्क्रीन दिख रही है सबको? कोई? ठीक है ठीक है। तो स्टेप 1 हमें कहता है, ठीक है, राइट गिवन वैल्यूज, राइट गिवन वैल्यूज एंड फाइंड मीन ऑफ ऑल गिवन रीडिंग्स या वैल्यूज। लिखो स्टेप 1। फाइंड मीन ऑफ ऑल द गिवन रीडिंग्स। पहला है, सारी चीजें गिवन वैल्यूज लिख लो, फिर उनका मीन निकाल लो। नाउ मीन वैल्यू, ये बहुत मेन चीज है। मीन वैल्यू is considered as true value or actual value। बच्चों लिखा आप लोगों ने ये? Yes, sir. तो स्टेप 1 समझ में आ रहा है? अभी हम ना प्रैक्टिकली समझेंगे, तुम बस स्टेप लिखते रहो। अब मैं मिटा रहा हूं यार, तुम लोग लिख नहीं रहे तो। राइट गिवन वैल्यूज एंड फाइंड द मीन ऑफ ऑल द रीडिंग्स, ये सबसे मेन है। नाउ मीन वैल्यू इज कंसिडर्ड एज ट्रू वैल्यू। स्टेप 2, आपका स्टेप 2 आते हैं। स्टेप 2 कहता है हमें फाइंड एरर इन ईच रीडिंग, फाइंड एरर इन ईच रीडिंग, फाइंड एरर इन ईच रीडिंग। इंडिपेंडेंट ऑफ साइन प्लस एंड माइनस। फाइंड एरर इन ईच रीडिंग इंडिपेंडेंट ऑफ साइन प्लस एंड माइनस। रब करूं? चलो स्टेप 3 क्या कहता है? स्टेप 3 कहता है फाइंड
find mean of all errors. Find mean of all errors. And mean error is called absolute error. Step 4. Step 4. Represent error. Represent error. और स्टेप 5, 5 स्टेप का ये, फाइंड रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. ये अगर 5 स्टेप में हमेशा चलोगे ना, तुम यही 5 स्टेप फॉलो करोगे ऑलवेज, तो तुम लोगों को फायदा होगा और आंसर हमेशा सही होगा, नहीं तो गड़बड़ जाएगी एरर पार्ट ए पे. अब इसका फिजिकली एग्जांपल समझाऊंगा मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा, सिर्फ एक, पर उसी में अपना पूरी ताकत लगा देना समझने में कि सर कैसे करा आपने. फिर दूसरा तुमसे करवाने की कोशिश करूंगा कि तुम लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे. क्लियर है? हाँ या ना तो बोलो. ठीक है, तो अब रेडी रहो कि सर कैसे कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में पहले. ठीक है, स्टेप 5 के 5 स्टेप लिख लो. ये आखिरी वाला है रिप्रेजेंट एरर. ये बहुत स्टेप है, इसे मिस मत करना. रिप्रेजेंट एरर. और 5th स्टेप है फाइंड रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. अब सबके फॉर्मूले भी समझाऊंगा और एक क्वेश्चन भी लूंगा, तो ये क्वेश्चन तुम भी नोट कर लेना. क्वेश्चन चलो मैं नोट कर ही लेता हूं जब तक वहां सार्थक कर रहा है. ठीक है, अकॉर्डिंग, क्वेश्चन है ये, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, gravity changes with position. Gravity changes with position and place. So he found different values of gravity. Different values of gravity. कहां पर? With position and place. With position and place. ठीक है, आपको मैं बता देता हूं. दिख रहा है? यस सर. तो he found different values of gravity. Which are 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10.0 और 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा सॉरी, 9.8 था एक. 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 और 10. तो उसने ये आपकी सारी रीडिंग्स निकाली है. कितनी रीडिंग है टोटल? तो ये उसने अलग अलग रीडिंग निकाली है. इसमें से हमें नहीं पता कौन सी सही है, पहला पॉइंट. और हमें ये सारी गिवन रीडिंग्स दे रखी है. पहला स्टेप क्या था? गिवन रीडिंग लिखने का ना. उसको लिखने का तरीका मैं बताऊंगा अभी. तो
कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, ए, बी रिलेटिव एरर, सी परसेंटेज एरर। ठीक है, कई बार ये 3 नंबर में भी आ सकता है, कई बार ये 5 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव। 3 नंबर में आपको इनके फॉर्मूले नहीं लिखने पड़ेंगे, पर 5 नंबर में इन सबके फॉर्मूले भी लिखने पड़ेंगे। तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया? यस सर। यस सर। जब तक मैं इंक डाल लेता हूं फटाफट। वो है क्या हमारे साथ गर्व आज? आज सावी नहीं आई। बहुत सब बच्चे नहीं है। हाँ, अभी सारे बच्चे बेचारे गम में डूबे पड़े हैं। सबको यार इस बार सीबीएसई ने 10th वालों के साथ बहुत बुरा किया है। याद है नान, मैंने एक बार बात बताई थी एक दिन, क्या वही पेपर चेक हो रहे हैं? यस सर, वही हुआ है। मैथ साइंस में तो वही हुआ है पूरा। सही क्या है, मेरे 3-4 नंबर काट रहे थे ज्यादा, क्योंकि ये वो मेरे को एससी में हवा में नंबर दे रखे हैं। वो यार एससी में हवा में नंबर दे रखे हैं। जब टीचर सही चेक करते नहीं है तो ऐसे ही होता है। रब करूं? यस सर। तो सबसे पहले गिवन लिखना सिखाता हूं मैं तुम्हें। बताओ, हमें सब ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी थी, टाइम की वैल्यू दे रखी थी, या फिर वेलोसिटी की क्या दे रखी थी? क्या दे रखी थी हमें वैल्यू? हमें इन तीनों में से क्या दे रखी थी? ग्रेविटी, टाइम, या फिर ऐसी वेलोसिटी? ग्रेविटी। तो हम जी सिंबल को यूज करेंगे। जी सिंबल को, मान लो टाइम दे रखा होता तो हम टी को यूज करते, वेलोसिटी दे रखी वी को यूज करते। तो डिपेंड करता है आपको लोग कौन सा सिंबल आप अपनी तरफ से यूज करना चाहोगे। मान लो आपको टाइम दे रखा है, तो क्या हम जी सिंबल को यूज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सही। तो देखो, मैं सारी गिवन वैल्यूज को गिवन लिखा, G1, G2, G3, G4 और G5 ले रहा हूं। G1, G2, G3, और इसका मतलब ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई। सबसे पहले गिवन स्टेप ये था हमारा 9.6। अगर मैं गलती करूं तो बता देना मुझे, ठीक है? ये 9.7 थी, 10.0 थी ये वाली शायद थी 9.9, नहीं 9.8 थी ये, और एक थी 9.9। यही थी ना? यस सर। बच्चों, मैंने ऑर्डर खराब कर दूं ना तो बताना, क्योंकि ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, अब हम ऑर्डर सही है सर। मीन निकालेंगे। अब बताओ, इसको मैं जी क्यों ले रहा हूं? इनको तो 1 2 3 4 5 नाम दिया था, इसको जी क्यों ले रहे हैं हम? कोई बताएगा? सर क्योंकि हम मीन सारी ग्रेविटीज की वैल्यू निकाल रहे हैं ना शायद। हाँ, और प्लस यही, अब जो मीन निकलेगी ना वही ट्रू वैल्यू होगी। वही क्या होगी? जो ये मीन वैल्यू आने वाली है वही सबसे ट्रू वैल्यू कंसीडर की जाएगी, वही उसी को सबसे सही जी माना जाएगा, ट्रू वैल्यू। तो अब हम निकालने बैठते हैं, निकालते हैं। मैं यहां करके दिखाता हूं। 9.6 हम टोटल मेन जी निकाल रहे हैं, तो 9.6 प्लस 9.7 प्लस 10.0 प्लस 9.9
9 प्लस नहीं 9.8 प्लस 9.9 अपॉन में 5, सबको कैलकुलेट करेंगे आएगा 49.0 अपॉन 5, सबको कैलकुलेट करेंगे हम 49.0 अपॉन 5 डिवाइड करने पे आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्टेप इन दोनों के बाद करना है। इसके बाद तो ग्रेविटी की ट्रू वैल्यू क्या ली जाती है? 9.8 मीटर पर सेकंड। आज समझ में आया क्यों ली जाती है, रीजन क्या है? देखो ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस चेंज करती है, पोजीशन टू पोजीशन चेंज करती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटी चेंज करती रहती है, कहीं ज्यादा कहीं कम, बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज आती है, पर उन सबका अगर हम एक मीन निकाल देते हैं तो आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम ट्रू वैल्यू ले लेते हैं, जिसको हम क्या लेते हैं? ट्रू वैल्यू। तो अब से ट्रू वैल्यू कौन सी ली जाएगी? पहला स्टेप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नीचे 5 से डिवाइड करा है तो मतलब हर बारी 5 से डिवाइड करेंगे, टोटल 5 और 6 से डिवाइड। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। जितना भी आपकी अगर 5 वैल्यू दे रखी है तो 5 से, 6 दे रखी है तो 6 से, 10 दे रखी है तो 10 से, ये आपका नंबर होगा, जो आपका ये टोटल जितने नंबर है उससे डिवाइड करेंगे हम। क्लियर है? जैसे 5 रीडिंग है ना तो 5 से डिवाइड किया। ये एज अ फॉर्मूला भी है आपके लिए, यहां पर आता है 1 2 3 4 5 6 जितने भी हो अपॉन में n मतलब कि शायद मीन तुमने निकाला है क्या मैथ्स में कभी? हाँ सर, हम एक अभी निकालता है। अच्छा, तो ये यहां पर मुझे बताओ ऐसा फॉर्मूला होता है कि n? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना नीचे। अच्छा, ऑब्जर्वेशन नीचे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वेरी गुड वेरी गुड। रब करो यार, पहला स्टेप बहुत हो गया। दूसरा स्टेप कोई पढ़ के बताए क्या था? अदनान बता दे यार। बता रहा हूँ सर। Find error in each reading independent of sign positive and negative। सही है। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं डेल्टा। ये सिंबल आ चुका है डेल्टा, पहले इसे हीट के लिए यूज करते थे। अब ये जो डेल्टा बता रहा है, ये बता रहा है डेल्टा दो चीज को बताता है, या तो डिफरेंस या फिर डिफरेंस या फिर एरर। लिखा आपने डेल्टा? डेल्टा G1, डेल्टा G2, डेल्टा G3, डेल्टा G4, डेल्टा G5। डेल्टा निकालने के लिए आपको लगता है ट्रू वैल्यू माइनस क्या है? कहां पर? G3 में 9.9। 10.0 नहीं था? G5 में था। G3 में तो वो है ना 10 है। G3 में 10 है। यहां पर क्या था? 9.8।
और यहाँ 9.9। चलो ठीक है। अब बताओ सब में एरर कितना कितना आएगा? कोई समझा हम क्या कर रहे हैं? ट्रू वैल्यू जो निकली हुई है उसमें से पर्टिकुलर रीडिंग माइनस कर रहे हैं। जो हमने G1 G2 गिवन लिया था ना, उसमें से मेन जीव सबका माइनस करके देख रहे हैं कितना कितना आ रहा है। बताओ यहाँ कितना आएगा? 0.2। यहाँ आएगा 0.1। वैसे तो पता है यहां पर अगर आप 10.0 में से 9.8 हटाओगे, ठीक है, हाँ 0.2 आएगा। और हम उल्टा कर रहे हैं, हम बड़ी छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू हटा रहे हैं, तो क्या आना चाहिए? ये बड़ी वैल्यू है या ये? 10 बड़ा होता है, 9.8 छोटा होता है। तो वैसे तो यहां -0.2 आना चाहिए, पर हम माइनस लेंगे नहीं। क्यों नहीं ले रहे? वो इंडिपेंडेंट है ना पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन से। हाँ, ये शायद तुमने स्टेटमेंट में देखा है, नहीं तो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था। एरर ऑलवेज, जो एरर होता है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है, वो एडिशन में आता है, तो वो एडिशन होगा, यहां माइनस नहीं लग सकता। यहां पर 0.0, यहां 0.0 क्यों? और इसमें 0.1। किसी को कोई प्रॉब्लम? सारा समझ में आया? यहां दो जगह मैंने माइनस नहीं लगाया क्योंकि आपको यहां माइनस कभी भी नहीं शो करना है। आपको पता है ना इतना डिफरेंस है, मैंने आपको बताया डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। हमें डिफरेंस 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 निकालना है। सेकंड स्टेप क्लियर हो रहा है? अनन्या, अनन्या कहां गई अनन्या यार? किसको ये वाला पता लगा? ट्रू वैल्यू माइनस रीडिंग वैल्यू। आ गया सर। आ गया, चलो अच्छी बात है। अब रब कर रहा हूं मैं इसे। सेकंड स्टेप एक बार पढ़ियो अदनान। सर सेकंड ही पढ़ना दोबारा। हाँ, फाइंड एरर इन ईच रीडिंग इंडिपेंडेंट ऑफ साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हाँ, फिर बस सेकंड इतना ही है। थर्ड पढ़ दो। फाइंड मीन ऑफ ऑल एरर्स एंड मीन एरर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, तो ये सारे एरर आ रखे हैं ना, ये डेल्टा G1 आ रहा है, ये डेल्टा G2 आ रहा है। मैं मिटा रहा हूं यार, ये लोग बोल बताते ही नहीं हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अब हम निकाल रहे हैं अपना डेल्टा मेरा क्वेश्चन अनन्या या फिर राधिका से है। ऐसा क्यों किया हमने? हाँ, और क्या क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अब हम थर्ड स्टेप नंबर थर्ड कर रहे हैं। तो हमने जितने भी एरर दे रखे थे ना, उसका ये फॉर्मूला क्यों लगाया हमने, और यहां डेल्टा G क्यों आया है? यहां 1 2 3 4 ऐसा क्यों नहीं आया? हाँ, और एक बात बता दूं, सिंबल बहुत मेन करता है, यहां कुछ और नहीं लगाना, क्योंकि 1 2 3 4 तो ये रहा, ये सबका मीन निकलेगा। जैसा फर्स्ट स्टेप नहीं था जहां पर G1 G2 हमने डाला था, पर यहां G ही था, बस यहां डेल्टा आया है। तो अब हम सबका मीन निकालते हैं। तो ये था 0.2, ये था 0.1, ये था 0.0, ये था 0 ये था 0.2, ये 0.0 और ये 0.1 अपॉन में 5। सबको करते हैं 0.6 अपॉन 5। 0.6 अपॉन 5 होता है 0.12। हाँ,
0.12। ये आपको निकाल के रख लेना, ये आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। डेल्टा जी आ गया 0.12। आगे क्या लगता है अब क्या करना चाहिए अपन को? ये तो एब्सोल्यूट एरर हो गया ना? यस, ये होता है एब्सोल्यूट एरर। तीन स्टेप के बाद आपका निकलता है एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर है। अगला स्टेप तो बताओ यार प्यारे बच्चों। प्रेजेंट एरर। स्टेप नंबर 4 बताऊंगा, मजा आ जाएगा उसमें। तुम सारे स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो ना मेरा? यस सर। ये आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है। फॉर्मूला लिखा? स्टेप 1 का जो आंसर आया था, स्टेप 3 का जो आंसर आया था, ट्रू वैल्यू, जो हमने ट्रू वैल्यू बनाई थी फर्स्ट स्टेप में, और जो अभी हमने निकाला था ना एब्सोल्यूट मीन एरर, पूरा नाम इसका लिखा है मैंने, AME बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट मीन एरर। शॉर्ट में एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, पर पूरा नाम इसका एब्सोल्यूट मीन एरर, जो हमने डेल्टा जी निकाला था। बताओ कैसे लिखेंगे तुम लोग, यहां वैल्यू डाल के बताओ क्या आएगा। सार्थक बता। सार्थक नहीं है क्या? ऐसा होता है क्या कि मैं बोल रहा हूं तो थोड़ी आधा एक घंटा बाद आवाज आती है? आएगा एरर, ट्रू वैल्यू लेंगे 9.8। हाँ हाँ, 9.8 प्लस माइनस 0.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो यूनिट लगा दी हमने बाहर। 9.8, इसकी वैल्यू हमने स्टार्टिंग में 9.8 निकाली थी, और स्टेप 3 में 0.12 निकली है। प्लस माइनस सिंबल आपको लगाना है रिप्रेजेंटेशन के लिए, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लस माइनस की वैल्यू कल हम समझेंगे एरर पार्ट बी जब पढ़ेंगे ना उसके अंदर, पर अभी के लिए इतना बता दिया मैंने आपको। अभी स्टेप 5 भी करवाना है तुम्हें। ये इतना कर लिया तुम लोगों ने? बहुत प्रॉब्लम। यस सर, कर लिया। ठीक है, अनन्या हो गया? और ये भी बता देना ये समझ में आया आपको कैसे हुआ? चलो, ये इसका फॉर्मूला है एरर को रिप्रेजेंट करने का। अब हम करेंगे स्टेप 5। स्टेप 5 बहुत आसान है, आपका खत्म हो जाएगा अब खेल। अगर आपने रिप्रेजेंटेशन अच्छे से कर रखा है ना तो बहुत मजा आ जाता है एरर का। मैं रिप्रेजेंटेशन नहीं मिटा रहा हूं, इतने में ही कर लेंगे। स्टेप 5 होता है आपका, वो होता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव
एरर। उसको पता है कैसे सिंबल से डिनोट करते हैं? ऐसा सिंबल। क्या ये पूरा 8 है? ठीक है, तो हम इसको इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहो तो या तो अगर आपको सिंबल बनानी नहीं आता तो रिलेटिव एरर रख दो, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे सिंबल भी बनाते हैं आधा 8 का। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन जी। इसका मतलब होता है डेल्टा जी मतलब ऊपर आएगा एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू, और ये वैल्यू कहां से डल जाएगी? समझ में आया? प्रीप्रेजेंटेशन ऑफ एरर कितना काम आ रहा है। ये रहा देखो डेल्टा जी डाल दिया और ये रहा जी नीचे डाल दिया, और ये आपका आ जाएगा रिलेटिव एरर। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, इसलिए इसकी कोई यूनिट मत लिखना, नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ऊपर भी ग्रेविटी नीचे भी ग्रेविटी, दोनों की यूनिट से यूनिट कट जाएगी, इसलिए कोई यूनिट नहीं होती इसकी। इसी फॉर्म में छोड़ दो, इसी फॉर्म में छोड़ दो। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला समझ में आया? इससे मिलता है बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन से, ऊपर डेल्टा जी अपॉन जी। सर तो इसे डिवाइड करके नहीं लिखेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे? हाँ, अभी अगला स्टेप में कर देंगे ना उसे। चाहो तो कर लो सॉल्व, अगर टाइम है तो, और अगर आसान है तो कर लो, नहीं तो अगला स्टेप देखो कितना अच्छा है। अभी हमने सिर्फ रिलेटिव एरर निकाला है 5th स्टेप में। एक होता है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी अपॉन जी, डेल्टा जी अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय 100। क्या ऐसे लिख सकते हैं? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100। रिलेटिव एरर यही था। यस सर। कौन कौन समझ रहा है ये कि पी मतलब परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100? आ गया, तो फिर तो डाल दो वैल्यू। परसेंटेज एरर की आई थी 0.12 अपॉन में 9.8 इंटू 100 इंटू 100। सॉल्व करेंगे इसे। अब सॉल्व करने के बाद आपका एक पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। सही नहीं है? यस सर, उसके आगे कुछ नहीं करना होता, बस यहां बस वैल्यू डाल देनी है भाई। मैंने सॉल्व नहीं करा, ये थोड़ा टफ वैल्यू, इसलिए तुम लोग कर लेना इसे। किस किस को आ गया ये पूरा चक्कर समझने में? एरर पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है आपका। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं देखो, पीडीएफ में से तुम्हें, पीडीएफ में से क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, तुरंत का तुरंत कर लोगे तो मजा आ जाएगा। बस एक ही बच्चे को समझ में आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है ये। जिसका भी हैंग हो रहा हो ना तो मुझे बोल देना, मैं उसे रिकॉर्डेड क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। आज मैंने क्लास रिकॉर्ड कर ली है। मैं मिटा रहा हूं यार, तुम लोग मान नहीं रहे। देखो, जो भी पीडीएफ भेजी है
उसका सेक्शन ए का जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सेक्शन ए का आपको करना है क्वेश्चन नंबर 11, और सेक्शन सी जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो उससे भी आप देख सकते हो, पेज नंबर 25, एग्जाम्पल 2.7 एनसीईआरटी। वैसे तो सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन है, वो ये 2 क्वेश्चन करने हैं।